हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मनीषा एंड आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, सेलुलर एनर्जी एंड रेस्पिरेशन। जैसा हम जानते हैं, जो एक लिविंग सेल होती है वो एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसे करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पर ये एनर्जी आती कहाँ से है, आज हम इसकी बात करेंगे। जो मूवमेंट होता है, सिंथेसिस होता है बायोमोलिक्यूल का, ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी सेल होती हैं वो एनर्जी को सराउंडिंग से लेती हैं और उसे यूज़ करती हैं अपने लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए। जो सोर्स होता है एनर्जी का ऑन अर्थ सिर्फ एक है, वो है सन। उसी से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। हेंस सन जो होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनर्जी को सन से लेते हैं, राइट। और ये जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो सन से 1% एनर्जी लेता है और उसे ट्रांसफ़र करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो जो प्लांट होता है वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो केमिकल एनर्जी होती है वो फूड के फॉर्म में होती है, जो कि प्लांट से एनिमल में ट्रांसफ़र होती है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। ये आपने पिछली क्लासेस में पहले भी पढ़ा होगा, तो इसे फिर से रिमाइंड कराती हूँ कि एक प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स में, जो कि अपना खाना बनाते हैं खुद से या इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे CO2 और वाटर। और इसी को यूटिलाइज कर इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ होते हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडिंग हायर प्लांट्स, ब्रायोफाइटा, एल्गी, टेरिडोफाइटा एक्सेट्रा। एनिमल्स जो होते हैं वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स को खा के, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो जो अल्टीमेट सोर्स होता है मेटाबॉलिक एनर्जी का ऑन अर्थ वो सिर्फ और सिर्फ सन होता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 एक बाय प्रोडक्ट आता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फॉर रेस्पिरेशन। अगर वो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। ये माना जाता है कि पुराने ज़माने में जो ओरिजिन ऑफ लाइफ थी उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं था। ये जो ऑक्सीजन था फोटोसिंथेसिस की वजह से आया है, जो कि ये जो प्रोसेस था, कब इवेंट ये स्टार्ट हुआ, 2.8 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि इतना टाइम लगा O2 को बनने में। प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की बात करें तो जो हम अभी का एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग टाइप का हो गया है O2 की वजह से। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीफ के क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया, आप देख लीजिएगा। ये दो मेन रिएक्शंस होते हैं इसमें, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है वो ग्राना पार्ट में होता है। ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल के थ्रू और इसे यूटिलाइज करता है फॉर्म करने के लिए एनर्जी रिच कंपाउंड्स, और उसी को ये यूज़ करता है CO2 को फिक्स करने के लिए। ये जो ओवरऑल रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का वो होता है 6CO2 प्लस में 12H2O in the presence of light and chlorophyll gives C6H12O6 and 6O2 and 6H2। इम्पोर्टेंस क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, ये एक सोर्स ऑफ फूड होता है, इसी की वजह से हमें खाना मिलता है एनिमल्स को, ह्यूमंस को। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं सोलर एनर्जी को फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे CO2 एंड वाटर, जैसा कि मैंने पहले बताया था। प्लांट्स में जो सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो कि स्टोर्ड होती है फूड के फॉर्म में या केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो केमिकल एनर्जी होती है
वही सोर्स ऑफ एनर्जी होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। प्लांट्स फूड को स्टोर करता है। अगर एक्सेस फूड को स्टोर कर रहा है वो किस फॉर्म में होगा? स्टार्च के और प्रोटीन के या फैट्स के, उस फॉर्म में स्टोर होगा। इन रूट्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में एक्सेट्रा। हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो फूड को लेते हैं डायरेक्टली प्लांट से, और जो कार्निवोरस होते हैं वो हर्बीवोरस को खाते हैं जो कि इनडायरेक्टली प्लांट से जुड़े होते हैं, यानी कि उन्होंने पहले प्लांट खाया होता है फिर। ठीक, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है हेंस वो फूड पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स की वजह से डिपेंड करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, और ये स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड के फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में ये स्टोर होता है। ठीक, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जितने भी, वो कन्वर्ट करते इसी केमिकल एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में वाइटल एक्टिविटीज़ के दौरान। इन केस ऑफ मैन की बात करें, ये जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में एक्सेट्रा। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, और ये ऑक्सीजन हमारा कहाँ से मिलता है? ग्रीन प्लांट से, बाय फोटोसिंथेसिस के दौरान, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट देता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के फॉर्म में। प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और एयर को प्योरीफाई करते रहते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं CO2 को फोटोसिंथेसिस में, और वो बाय प्रोडक्ट एज O2 देते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें O2 की ज़रूरत पड़ती है फॉर रेस्पिरेशन, एंड वो देते हैं CO2। दस जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयर को प्योरीफाई करने में। ऑक्सीजन कंबशन ऑफ फ्यूल के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। क्लोरोफिल का रोल क्या होता है? जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जो कि इनिशिएट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। प्लांट्स जो होते हैं उनमें 3 ग्रुप होते हैं पिगमेंट्स के: कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल एंड फाइकोबिलेंस। क्लोरोफिल की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। इनमें 8 तरह के क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल A, B, C, D, E, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल A, बैक्टीरियो क्लोरोफिल B एंड क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल A और B जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं प्लांट्स में, और ये मिलते हैं सारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया को छोड़ के। जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है उसमें साइक्लिक टेट्रा पायरोलिक स्ट्रक्चर भी होता है, और मैग्नीशियम भी होता है उसके सेंटर में, और फाइटोल टेल भी होती है। क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को अब्जॉर्ब करता है इन ओनली रेड एंड ब्लू रीजन्स। इनमें जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत सारे फॉर्म्स में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन प्लांट में, वही एक्चुअल साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में 2 मेन रिएक्शन होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ग्राना पार्ट में होता है ऑफ ग्रीन प्लांट्स। जो क्लोरोफिल A, B और कैरोटेनॉइड्स होते हैं वो थाइलाकोइड्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल A बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ये जो पिगमेंट्स होते हैं उनमें 2 फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 1 P700 एंड फोटोसिस्टम 2 P680। ये रिएक्शन सेंटर की तरह एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं कि इन फोटोसिस्टम 1 क्लोरोफिल A P700 होता है जो कि एक्साइट होता है जब ये लाइट को अब्जॉर्ब करता है। P700 ट्रांसफ़र करेगा उसके इलेक्ट्रॉन को, वो देगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, फिर वो रिड्यूस होगा और PS1 उसे ऑक्सीडाइज, मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो गया तब PS1 हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो रिड्यूस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS1 का,
वो ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन को फेरोडॉक्सिन में, और उसके बाद जो फेरोडॉक्सिन होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा NADP को। अब क्लोरोफिल 680 और फोटोसिस्टम 2 जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा और वो भी एक्साइटेड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में। फिर वो ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन को PS1 में। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो वहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। जो ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है जो कि वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है। इसी प्रोसेस को हम फोटोलिसिस कहते हैं। जैसे ही वाटर ब्रेक डाउन होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे वो चले जाएंगे ऑक्सीडाइज्ड P680 के पास ऑफ फोटोसिस्टम 2। फोटोसिंथेसिस में O2 जो होगा वो हमारा वाटर से आता है। वॉन नील ने इसे प्रूव किया था कि जो O2 होता है वो हमारा फोटोलिसिस से आता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल से आता है। रिडक्शन ऑफ NADP होगा। फिर NADP जो होगा वो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा फेरोडॉक्सिन से, और ये जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वाटर के उसके साथ मिलके ये NADPH2 फॉर्म करेगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ ATP होगा। जो एनर्जी रिलीज़ हुई है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से एक एक्सेप्टर से दूसरे एक्सेप्टर में, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ हुई है अब वो उसी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और ATP को फॉर्म करेगा फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। नेक्स्ट इज हिल रिएक्शन। 1939 में R. हिल ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है बाय आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट से जब सूटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। देयरफॉर जो लाइट रिएक्शन होता है उसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन की बात करें तो इसे ब्लैक मैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें स्टेजेस होती है जो कि रिपोर्ट की थी कैल्विन ने। डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसके मेन स्टेप्स क्या होते हैं डार्क रिएक्शन के? सबसे पहला तो फॉर्मेशन होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, यानी कि PGA। राइबोलोज डाइफॉस्फेट जो होता है वो CO2 को एक्सेप्ट करेगा और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फॉर्म करेगा कार्बोक्सी डाइम्यूटेस के प्रेजेंस में, और ये CO2 को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये एक एंजाइम होता है कार्बोक्सी डाइम्यूटेस, और ये जो रिएक्शन है वो हमारी ये हो जाएगी। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और फॉर्म करेगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को। इस रिएक्शन में जो NADPH2 होगा और ATP होगा वो हमारा यूटिलाइज होगा। ठीक, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट को फॉर्म करेगा जो कि कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। तो हैंस जो हमारा ग्लूकोज बना वही हमारा फूड बनाया है हमारे प्लांट ने। ओके, तो ये हमारा मैकेनिज्म था जो भी फोटोसिंथेसिस में था। तो फोटोसिंथेसिस का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, उसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो and please like this video and like and subscribe my channel. Thank you.